हेलो बच्चों। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने प्रेशर का एक्सप्रेशन देख लिया है। हमने वीआरएमएस के बारे में बात कर लिया है। बहुत डिटेल में हमने वीआरएमएस के बारे में बात किया था। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में हमने बहुत डिटेल में बात कर लिया है। उसके बाद हमने ये देख लिया है व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी और हमने प्रेशर को एनर्जी के साथ रिलेट करने की कोशिश करी थी और हमने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी या पीवी इक्वल्स टू एन के टी विल के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सब हमने वहां डिस्कस किया था। क्लियर एकदम? आज उसी को हम आगे प्रोसीड करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम यहाँ पर डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था बच्चों पीवी इज इक्वल्स टू 1/3, क्या याद आ रहा है आपको? एन एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? where P is the pressure, V is the volume, N is the number of molecules, M is the mass of one molecule or atom, and VRMS is the root mean square velocity of one molecule or atom। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा भाई बच्चों, कुछ लॉज होते हैं, ये केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे अगर आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिया गया है, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, है ना, प्रेशर लॉ। ये सारे के सारे लॉज, ये सारी की सारी थ्योरी यहां से निकल के आती है बच्चों। लास्ट क्लास में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों तो वीआरएमएस का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो आया था वो ये भी आया था, √3RT बाय कैपिटल एम, where 3, R is the universal gas constant, T is the temperature of the system, and M is the molecular mass of that gas। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That means हमें यहाँ से समझ में आ रहा है बच्चों, हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि VRMS का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और लास्ट क्लास में भी ये सब बातें तो मैं कर ही चुका हूँ। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 3M और 3R और कैपिटल M तो कांस्टेंट है। अच्छा भाई, अब अगर मैं बहुत ध्यान से देखूं बच्चों तो मैं यहां पर देखिए ये भी टर्म कांस्टेंट तो है ही ना बच्चों, ये भी कांस्टेंट ही है और VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो बच्चों मैं यहां पर बोल सकता हूं PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्लियर है एकदम? क्योंकि सब कुछ कांस्टेंट है। देखो ये भी कांस्टेंट, कैपिटल एन भी कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट और वीआरएमएस के साथ जो भी आ रहा है वो भी कांस्टेंट कांस्टेंट ये सब कुछ। दैट मींस वीआरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, ये भी कांस्टेंट और इसके साथ में सब कुछ कांस्टेंट था। तो क्या बन जाएगा? पीवी इज कांस्टेंट, that means P is inversely proportional to V। और यही होता है बच्चों बॉयल्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं? बॉयल्स लॉ। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। देखिए सब कुछ यहीं से ही आ रहा है, मैं सब कुछ यहीं से ही निकाल लूंगा। तो ये क्या है बच्चों? बॉयल्स लॉ। प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस पीवी इज कांस्टेंट और you can say that P1V1 will be equals to P2V2 and so on। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर कोई आपसे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनवाए बच्चों तो वो कैसा आएगा बच्चों? पीवी ग्राफ कैसा आ जाएगा? पीवी ग्राफ विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और यही अपना क्या हो गया बच्चों? बॉयल्स लॉ। इसी को हमने क्या नाम से पढ़ा? बॉयल्स लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बॉयल्स लॉ के लिए ना, देखिए सब कुछ यहीं से आ रहा है। मैं कह रहा हूं सारी चीज इस बहुत ही जबरदस्त एक्सप्रेशन से आ जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। क्लियर एकदम? समझ में आ रही है कहानी? अब इसके बाद बच्चों देखो पीवीटी, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट करूंगा, एक बार प्रेशर कांस्टेंट करूंगा, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट करूंगा। अब एक और है बच्चों चार्ल्स लॉ। वो क्या है? चार्ल्स लॉ क्या है? देखिए यहीं पर ही देखिए, यहीं पर ही देखिए, इसी एक्सप्रेशन में देखिए, इसी एक्सप्रेशन में देखिए, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो ये कांस्टेंट यहां पर कांस्टेंट के साथ आ जाएगा। दैट मींस क्या बन जाएगा? दैट मींस क्या बन जाएगा? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट क्या बन जाएगा? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कब? कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? देखिए सब कुछ यहीं से ही है,
सब कुछ सिंपल सी इक्वेशन से है। देखिए ये जो एक्सप्रेशन ये जो मैंने डब्बे में बंद कर दिया, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये कहाँ से आया है? ये ऊपर से आया है, क्लियर एकदम, यहाँ से इस वाली इक्वेशन से आया है, ठीक है एकदम क्लियर एकदम। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दूं तो ये कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट्स के साथ चला जाएगा। that means pressure is directly proportional to temperature. That means P by T is some constant. That means P1 by T1 will be equals to P2 by T2 and so on. और अगर कोई आपसे प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनवाए बच्चों, तो वो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। देखिए मैंने यहाँ पर डॉटेड बनाया, और कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा के देखोगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है, वो कभी भी यहाँ से शुरू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्या मतलब है, ये जो टेम्परेचर है वो किस में होगा बच्चों? केल्विन, और 0 केल्विन तो अभी तक अचीव नहीं हुआ है, नॉन अचीवेबल टेम्परेचर है 0 केल्विन। दैट्स व्हाई जब भी कोई अच्छी बुक, स्टैंडर्ड बुक आप देखोगे तो पीटी ग्राफ ऐसा मिलेगा और पीछे डॉटेड से दिखा देंगे कि भैया अभी 0 केल्विन नहीं आया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, अब क्या कांस्टेंट कर दो? अब बच्चों क्या कांस्टेंट कर दो? प्रेशर कांस्टेंट कर दो। तो वहीं से ही बन गया प्रेशर लॉ या फिर गे-लुस्कस लॉ, क्लियर एकदम। प्रेशर लॉ क्या कहता है बच्चों? प्रेशर लॉ क्या कहता है? अब क्या कांस्टेंट कर दूंगा? देखो बच्चों, अब प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा तो ये कांस्टेंट इधर चला जाएगा। दैट मींस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T नाउ। दैट मींस कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That means V by T is some constant. That means V1 by T1 will be equals to V2 by T2. और अगर कोई V और T का ग्राफ बनवाए तो अगेन ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। ये कौन सा है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड प्रेशर लॉ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। इवन इन तीनों लॉज को जब हम मिलाते हैं, तो पीवी बाय टी कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? आर के। और वहीं से इक्वेशन बन जाती है पीवी इज इक्वल्स टू आर टी फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, एंड दैट्स द आइडियल गैस इक्वेशन। या फिर हम वीआरएमएस की वैल्यू उठा करके पुट करेंगे तो भी आएगा। लेट्स सी, यहीं से ही देखते हैं। पीवी इज इक्वल्स टू 1/3 NM। VRMS की जगह हम क्या डाल सकते हैं? और NM को क्या लिख सकता हूं बच्चों में? MT, टोटल मास। VRMS की जगह हम क्या डाल सकते हैं? देखो बच्चों, VRMS का स्क्वायर की जगह 3RT बाय कैपिटल M। 3 से 3 कट गया बच्चों। टोटल मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स। लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, N। दैट मीन्स इक्वेशन बन गई PV इज इक्वल्स टू NRT, और ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। दैट मीन्स हर आइडियल गैस इस इक्वेशन को, इस लॉ को फुलफिल करती है। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, PVT इज इक्वल्स टू NR। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर मान लो एक सिस्टम है मेरे पास, एक गैस चैम्बर है मेरे पास, तो R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मोल्स है, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। दैट मींस यहां से हमें ये चीज की क्लियरिटी हो गई कि भैया PVT जो होता है वो होता है कांस्टेंट। दैट मींस P1 V1 T1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2 T2। और ये जो चीजें मैं बता रहा हूं बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये तीनों लॉज और ये इक्वेशन, हर आइडियल गैस ये तीनों लॉज फॉलो करती है और ये इक्वेशन को फॉलो करती है। और ये सारा का सारा सिस्टम कहां से आया है? देखिए, इस सिंपल सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इन तीनों लॉज को उतारिए आप, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए और कुछ डिटेल में बात कर लेते हैं बच्चों, और हम बेसिक नॉलेज हम यहां से इकट्ठा करते हैं। बच्चों देखिए, एक इक्वेशन अभी भी जो आई थी वो आई थी PV इज इक्वल्स टू 1/3 NM V RMS का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अच्छा भाई, समझ में आ गया।
अच्छा बच्चों, अभी अभी हमने देखा PV इज इक्वल्स टू NRT भी तो है ना, ठीक है, PV इज इक्वल्स टू NRT। बहुत ध्यान से समझना, क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं, इनके LHS सेम है। दैट मीन्स बच्चों मैं क्या बोल सकता हूं, 1/3 NM VRMS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू NRT। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, और देखते हैं हम यहां से अब इसको देखिए हम कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। इस 3 को मैं इधर ले जाता हूं और 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूं NM इंटू VRMS का स्क्वायर बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 3/2 NRT। क्लियर है बच्चों। अब देखो इस n को क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं इस n को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल M अपॉन में NA। ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस है सारी चीजें। दैट मीन्स 3/2 इंटू n इंटू R बाय NA इंटू T। क्लियर है। इस n की जगह क्या लिखा मैंने, n/NA, और NA को यहां ले गया। यहां पर क्या इसके बराबर होगा, NM VRMS का स्क्वायर बाय 2। देखिए n से n कट गया और ये क्या हो गया बच्चों, k। दैट मीन्स हाफ m VRMS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 3/2 KT, वेयर k इज व्हाट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। VRMS क्या है, ये उस मॉलिक्यूल की रफ्तार। और हाफ m VRMS क्या हो गया, हाफ m VRMS क्या होगा बच्चों, उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देखो व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड ट्रांसलेशनल, बिकॉज अभी फिलहाल रोटेशन का तो कोई मतलब है नहीं यार। क्यों, क्योंकि जो हमने पार्टिकल्स लिए वो वेरी वेरी स्मॉल है, पॉइंटेड है, तो उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकलेगी ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। दैट मीन्स जो भी मोशन है वो क्या है, ट्रांसलेशनल है फिलहाल। क्लियर है। तो ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ गई बच्चों, 3/2 KT। सुनना, ध्यान से सुनना, this translational kinetic energy will be equals to 3/2 KT। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि this average translational energy, average translational kinetic energy of all the gas molecules is independent on its nature, pressure and वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, कोई आपसे पूछ ले, मान लो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम है, 3 अलग अलग गैसेज हैं। क्लियर है, अलग अलग बीकर में है। क्लियर है, लेकिन सभी का टेम्परेचर सेम है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सभी मॉलिक्यूल्स की, सभी गैसेस के हर मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम एंड इट इज 3/2 KT। दिस इज व्हाट, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द गैस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, वॉल्यूम। ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है इन चीजों पर। इट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर। दैट्स व्हाई मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बाय मेजरिंग द टेम्परेचर वी ऑटोमेटिकली मेजरिंग व्हाट। हम क्या मेजर करते हैं, किसी सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करने से हमारा क्या मतलब है, उसकी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल हम मेजर करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। मतलब कि डिफरेंट गैसेस हैं, क्या सभी की VRMS सेम होगी, नहीं, सभी की VRMS सेम नहीं होगी बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि VRMS विल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, और सभी गैसेस का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है, क्योंकि आपको पता ही है VRMS विल बी इक्वल्स टू √3RT/m। VRMS will depend on the molecular mass, सभी गैसेस का molecular mass सेम अलग अलग है, तो VRMS अलग अलग होती है, बट एट द सेम टेम्परेचर एवरेज। बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है बच्चों, ये आगे जाकर के ये इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का नाम ले लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं यहां पर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत जबरदस्त है, इसको समझ लो। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। क्लियर है। वो कंसेप्ट क्या है कि चाहे भले ही अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन अगर उन सभी गैसेस के सिस्टम का टेम्परेचर सेम है तो हर मॉलिक्यूल की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, एंड दैट कम्स आउट
3/2 kT, where K is the Boltzmann constant. Its value is 1.38 into 10 power minus 23 joule per Kelvin. T is the temperature in Kelvin. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? क्या आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये फैक्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा आप चीजों को कि भैया दिस इज द एवरेज ट्रांसलेशनल का, आई एम नॉट सेइंग टोटल एनर्जी। क्लियर है? क्योंकि टोटल एनर्जी में तो बच्चों देखो पोटेंशियल तो आएगी ही नहीं, टोटल इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल तो आएगी नहीं। वाई पोटेंशियल क्यों नहीं आएगी? क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब काइनेटिक एनर्जी आएगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है। वो बाद की चीज है, बाद में पढ़ेंगे हम इसको। क्लियर है? जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अब प्लीज समझो चीजों को, ये क्या है, ये क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है आपका? अच्छा भाई, एक कंसेप्ट होता है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ये क्या बोला है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? इसको डिनोट करते हैं बच्चों स्मॉल एफ से। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बच्चों? ये एक पैरामीटर है, ऐसे समझो इट इज द मोड, ये एक मोड है, इट इज द इंडिपेंडेंट मोड ऑफ फ्री मोशंस। मतलब कि ये नंबर है एक तरीके का। मान लो मैं फ्रीली 5 डायरेक्शन में 5 तरीके से मैं फ्रीली मूव कर सकता हूं, तो मेरी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई? 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इट इज द इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ फ्री मोशंस। कि यार एक पार्टिकल, एक सिस्टम फ्रीली कितनी तरीके से मोशन में आ सकता है। क्लियर एकदम? बच्चों देखो, अब अलग अलग गैसेस का अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। अब गैसेस कितने तरीके की हो सकती हैं बच्चों? देखो ध्यान से सुनना। गैसेस का नेचर क्या हो सकता है बच्चों? मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस। क्लियर एकदम? फॉर एग्जांपल मोनोएटॉमिक, फॉर एग्जांपल हीलियम। क्लियर एकदम? डायाटॉमिक गैस, डायाटॉमिक गैस फॉर एग्जांपल बच्चों ऑक्सीजन। और ट्राइएटॉमिक या फिर पॉलीएटॉमिक गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो बच्चों पॉलीएटॉमिक में भी ना 2 वैरायटी होती है। क्लियर है? इसको अभी मैं बाद में डिस्कस करता हूं। देखो बच्चों मोनोएटॉमिक गैस जैसे हीलियम है, एक हमने क्या माना है, assumptions क्या माने थे? यार दे आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब ये जो आपको डॉटेड दिख रहा है इसका भी कई करोड़वा हिस्सा। क्लियर एकदम? अगर मोनोटॉमिक है तो भैया वो तो फ्रीली सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही कर सकता है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस। भाई वो फ्रीली जो है, वो ये पार्टिकल जो है वो फ्रीली तो सिर्फ एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में ही मूव कर सकता है फ्रीली। क्लियर है? तो इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए बच्चों फ्रीली, वो 3 हुए, और तीनों के तीनों क्या हुए? ट्रांसलेशनल। देखिए 3 तरीके के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं बच्चों, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्योंकि मोनोएटॉमिक गैसेस में किसी तरीके का कोई रोटेशन हम कंसीडर नहीं कर सकते। दैट इज क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज आई? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। लेकिन है ही नहीं यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल ही नहीं सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो देयर इज नो काइंड ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो फॉर मोनोएटॉमिक गैस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, रोटेशनल 0 और वाइब्रेट तो क्या ही करेगा? 0। तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल कितने हो गए इसके? 3। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए बच्चों इसके? 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायटोमिक ऑक्सीजन, लेट्स से ऑक्सीजन इस तरीके से है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगेन ट्रांसलेशनल तो बच्चों सभी के होंगे ही ना 3, ये तो कॉमन सेंस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? भाई ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में ही मूव कर सकता है, वाई एक्सिस में ही मूव कर सकता है, जेड एक्सिस में ही मूव कर सकता है। लेकिन अब ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है बच्चों, अब ये ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बच्चों ऐसे ऐसे भी रोटेट कर सकता है वाई एक्सिस के अलोंग।
लेकिन इस एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल पाएंगे, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग देयर इज नो रोटेशन। दैट मींस फॉर डायटोमिक गैसेस व्हाट इज द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और टोटल कितनी हो गई बच्चों? 5। अभी वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्लियर एकदम। अब पॉलीएटॉमिक में बच्चों देखो, पॉलीएटॉमिक में ना 2 स्ट्रक्चर हो सकती हैं, एक तो लीनियर जैसे CO2, क्लियर एकदम। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों? डायटोमिक की तरह, क्लियर एकदम। ध्यान रखना पॉलीएटॉमिक में भी उसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है तो किसकी तरह बिहेव करेगा? डायटोमिक की तरह। और अगर लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है लाइक दिस, जैसे कि XeO2 जिनोन डाइऑक्साइड, क्लियर एकदम, तो 3 तो होंगे ही होंगे बच्चों। अब इस बार रोटेशनल भी इसके 3 होंगे, क्लियर एकदम। रोटेशनल भी इस बार इसके 3 होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, वाई के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है, और जेड के अलॉन्ग भी रोटेट कर सकता है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए बच्चों? इसके 6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ रहा है? तो मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, ओनली ट्रांसलेशनल। डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम can be 5, can be 6, it will depend on the structure. If it is linear, so it is 5, 3 plus 2. If it is non-linear, it is 6, 3 plus 3. अब ये वाइब्रेशनल का क्या चक्कर है बच्चों? देखो वाइब्रेशंस का चक्कर बच्चों क्या होता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम हाई टेम्परेचर के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत हाई टेम्परेचर पे, लेट्स से 5000 केल्विन और उससे भी ज्यादा पे, ये मॉलिक्यूल्स ना आपस में वाइब्रेट भी करने लगते हैं ऐसे ऐसे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उसमें ऐड ऑन हो जाती है, लेकिन ध्यान रखना वो कब होती है? बहुत हाई टेम्परेचर पे, और उतने हाई टेम्परेचर की बात हम कर नहीं रहे। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से ध्यान रखनी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? दैट मीन्स अब आप नेचर ऑफ गैस देख करके आप क्या पता कर सकते हो? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब कि वो मॉलिक्यूल कितने, उस मॉलिक्यूल के फ्रीली मूव करने के कितने तरीके हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यहां डिस्कस करते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का। अच्छा एक बात समझो बच्चों, अभी हमने क्या देखा कि भाई हमने अभी ड्राइव करा कि 12mv/RMS का स्क्वायर वो किसके बराबर आ रहा है बच्चों? 3/2 kT के। अच्छा ये क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों VRMS स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? VRMS स्क्वायर को, किसी भी एक पार्टिकल की VRMS स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर। क्लियर एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वेक्टर फॉर्म में लेट्स से VRMS इज लेट्स से Vxi कैप प्लस Vyj कैप, क्योंकि तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है, तो VRMS स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा भाई, अब इसको मान लो पूरी को मैं हाफ एम से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा बच्चों? हाफ एम VRMS स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाफ एम Vx स्क्वायर प्लस हाफ एम Vy स्क्वायर प्लस हाफ एम Vz स्क्वायर। दैट मीन्स इसकी जगह मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूं। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? हाफ एम Vx स्क्वायर प्लस हाफ एम Vy स्क्वायर प्लस हाफ एम Vz स्क्वायर बराबर 3/2 kT। क्लियर एकदम? अच्छा अब ये बात भी तय है कि यार एक छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब चाहे वो x डायरेक्शन में जाए, चाहे वो y डायरेक्शन में जाए, चाहे वो z डायरेक्शन में जाए, उसकी रफ्तार तो सेम ही होगी ना यार हर डायरेक्शन में। दैट मीन्स ये बात तो तय है Vx बराबर Vy बराबर Vz। क्लियर एकदम? दैट मीन्स ये बराबर ये। इसका क्या मतलब है? इसको 3/2 kT को मैं कैसे लिख सकता हूं? हाफ kT प्लस हाफ kT प्लस हाफ kT। बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको इससे कंपेयर कराता जाऊं और ये कंसेप्ट भी लगाता जाऊं तो मैं क्या बोलूंगा? हर पार्टीशन की एनर्जी कितनी है? हाफ kT। हर पार्टीशन की एनर्जी कितनी है? हाफ kT। और यही है बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये कोई प्रूफ नहीं था, ये तो मैंने आपको बताया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
लॉ के कोई प्रूफ नहीं होते, ये तो जस्ट स्टेटमेंट देते हैं। बुक में अगर आप पढ़ोगे जस्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको फील कराया है हाँ भाई ये इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एट थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा सिस्टम का, आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट इट्स टोटल एनर्जी इक्वली अमंग ईच molecule, among each degree of freedom, and that equal energy portion is what, half kT। बहुत इंपॉर्टेंट यार, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? एट थर्मल इक्विलिब्रियम आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट इट्स टोटल एनर्जी इक्वल among all the molecules, and that equal distributed energy among all the molecules, among all the degree of freedom is half kT। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पता है? समझ में आ गया है? क्या है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? अगेन रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। क्या कहता है? एट थर्मल इक्विलिब्रियम आइडियल गैस डिस्ट्रीब्यूट इट्स टोटल एनर्जी इक्वली अमंग ऑल द मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल के भी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी कितनी होगी बच्चों? kT/2। अब मान लो मोनोटॉमिक गैस ही है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होगी ना, तो kT/2 kT/2 तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होगी? 3/2 kT। और वो तो पता ही है हमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो पहले से ही फील हो गया था हमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स अगर अब हमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आ गया है तो अब हम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द गैस निकाल सकते हैं। कैसे? सुनो, ध्यान से सुनना, एक एक चीज को फिर बोल रहा हूं। मान लो एक गैस चैम्बर है, क्लियर एकदम, कोई सी भी गैस हो सकती है उसमें, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक। लेट्स से इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है F। ये F क्या बताता है बच्चों? देखो ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ गैस। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है आपको? नेचर ऑफ गैस। ठीक है बच्चों? अच्छा, मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल N, और अगर मैं मोल की बात करूं तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? स्मॉल n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तीनों पैरामीटर क्लियर है? और इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर है बच्चों T। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एट दिस टेम्परेचर T, the total energy of the system is distributed equally. Total internal energy of the system is distributed equally among each molecule, और उस ईच मॉलिक्यूल के भी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, एंड दैट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विल बी हाफ kT। तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई n मॉलिक्यूल्स हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम F है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होगी सभी की? तो सिंपल है ना भाई, U बराबर हाफ kT इंटू N इंटू F। नहीं आया। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? कंसेप्ट क्लियर है? ये क्या है? ये तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आया है, क्लियर एकदम। और ये क्या है? हर मॉलिक्यूल के हर डिग्री ऑफ फ्रीडम की, हर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो कितने मॉलिक्यूल है? M। कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? F। तो ये जनरल फॉर्मूला बन गया भाई, ये जनरल फॉर्मूला बन गया। ये थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये फील्ड से आता है, ये कोई एक्सप्रेशन, ये फील्ड से आता है। सो व्हाट इज दैट एक्सप्रेशन ऑफ टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? NF kT/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? When we are dealing with the molecules, और जब हम मोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोल्स को डील करेंगे, तो ठीक है यार, आपको पता है K किसके बराबर होता है? R अपॉन में Na। तो डाल दो R, K की जगह R अपॉन में Na, तो डाल दो NF R अपॉन में Na T/2, और N/Na क्या हो जाएगा? स्मॉल n। ये तो पता ही है आपको, स्मॉल n क्या होता है? N/Na।
Na। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो U का एक और फॉर्मूला क्या बन गया? NFRT/2। When you will use this, when you are dealing with the mole, एक सैंपल, मोलर सैंपल के बारे में डील करोगे। When you will use this, when you will going to use this, when you are dealing with एक मॉलिक्यूल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बड़ी चीज तो ये है, ये सब। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में अब डायरेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि अब फील हो गया, ये याद हो गया है। इंटरनल एनर्जी, इट इज डिनोटेड बाय U। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अ गैस, इट इज डिनोटेड बाय U एंड इट्स एक्सप्रेशन इज NFRT/2, where F is the degree of freedom, N is the number of moles, R is the universal gas constant, T is the temperature, 2 is 2, and it is also NF/kT/2, where N is the number of molecules, K is the Boltzmann constant, F is the degree of freedom, and T is the temperature, and 2 is the 2. क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? बहुत जबरदस्त चीज थी यार ये, बहुत ही जबरदस्त चीज, बहुत न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको। अब अगर आपको ये फील हो गया होगा ना यार, चुटकियों में न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ना भी कराऊंगा कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, बस ये फील होना चाहिए। ये बुकों में नहीं लिखा है ऐसे डायरेक्टली, निकालना पड़ता है बुकों से, निचोड़ना पड़ता है, बार बार बहुत अध्ययन करना पड़ता है उनका। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम एकदम क्लियर है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा हमने, सारे लॉज पढ़ लिए हमने, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हमने, और हमने टोटल एनर्जी निकालना सीख लिया। और आपने देख लिया टोटल एनर्जी इज प्योरली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 3/2 kT एंड F/kT/2। ये है टोटल इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इनको हटा दूं, एक मॉलिक्यूल की बात करूं, ये है F/kT/2 इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। क्लियर है एकदम? और ये क्या है? ट्रांसलेशन सभी की सेम है। मान लो डायटोमिक गैस है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 5। 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 5kT/2। तो उसको मैं लिख सकता हूं 3/2 kT/2 प्लस 2/2 kT/2 विच इज 5 kT/2। 3 ट्रांसलेशन वो सेम है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल इंटरनल एनर्जी। Total internal energy is purely just because of translation, rotation and vibration. We are not going to discuss the vibration. We are not considering the vibration because vibration energy is at a high temperature. We are not going to that high temperature 5000, 6000 kelvins. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यही कंफ्यूजन होती है बच्चों को, यही कंफ्यूजन होती है। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पे, क्लियरली बोल रहा हूं, क्लियर कर लेना इस चीज को। ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक टोटल है, टोटल। इसमें सब कुछ है। एफ डाल दिया ना मैंने, एफ बोल दिया। अगर आप मोनोटॉमिक की बात करोगे तो एफ 3 हो जाएगा, तो देखो वही आ गया 3kT/2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक मॉलिक्यूल की, और 10 20 50 मॉलिक्यूल है, एन से उसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको समझ में आएंगे। थैंक यू फॉर